हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हम देखेंगे मॉक टेस्ट 9 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। तो सर्वाइल का क्या मीनिंग होता है? वन हु एक्ट्स लाइक ए सर्वेंट हु इज एक्सट्रीमली ओबीडियंट, जो बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी हो। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट हमें पता ही है, घमंडी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सीपीस। सीपीस क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, या फिर शर्मिंदा हो जो, या संकोची हो, अपनी बात कभी बोल नहीं पाए, अपने मन तक ही रखे। नेक्स्ट वर्ड है बिकरिंग। बिकरिंग क्या होता है? छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यू करने वाला। आर्ग्यू और स्मॉल मैटर्स, जिसको हम झगड़ालू भी बोल सकते हैं, बिकरिंग। नेक्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड इज कनिंग। कनिंग क्या होता है? चालाक। सो ऑब्वियसली सर्वाइल का एंटोनिम यहाँ पे क्या होगा? एरोगेंट। हेनरी सो सर्वाइल, वो इतना ओबीडियंट है कि लोग उसका मजाक, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एरोगेंट। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। लिली लीवर्ड। अब इसका क्या मीनिंग होगा? लिली लीवर्ड इडियम का मीनिंग क्या होता है? कोवार्डली और लैकिंग कॉन्फिडेंस। ऐसा व्यक्ति जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो, या फिर वो डरपोक हो। तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या क्या होगा यहाँ पे? ब्रेव हो नहीं सकता। कॉमिकल क्या होता है? कॉमेडी से जुड़ा हुआ कॉमिकल सीन है, नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3, नोटी भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन अनदर ईडियम है, टू किक द बकेट। सो टू किक द बकेट का मीनिंग क्या होता है? टू डाई और टू पास अवे। हम बोलते हैं ड्यू टू इलनेस ही किक द बकेट, कि बीमारी के कारण उसकी डेथ हो गई। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, identify and correct the incorrectly spelled word. Incorrectly spelled word in the given sentence. The collector paid floral tributes to the statue of Mahatma Gandhi after hosting the flag. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि जो चारों ऑप्शन है वो कोई बहुत टफ नहीं है, बट चार डिफरेंट है। कई बार क्या रहता है, चारों ऑप्शन में एक ही वर्ड होता है, तो उसमें से हमें एरर वाले को आइडेंटिफाई करना आसान है। सो फ्लोरल, फ्लोरल क्या होता है? फूलू से फ्लोरल, तो इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सी, FLORAL। स्टेच्यू, अगेन TATUE, स्टेच्यू करेक्ट है। ट्रिब्यूट्स, ओके, ट्रिब्यूट्स श्रद्धांजलि देना। होस्टिंग, होस्टिंग वर्ड सही है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट वर्ड होस्टिंग नहीं आएगा, होइस्टिंग द फ्लैग आएगा। होइस्टिंग, झंडे को हम क्या करते हैं? होइस्ट करते हैं, पहनाते हैं। आई की कमी है यहाँ पे। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है यहाँ पे? होइस्टिंग द फ्लैग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है यहाँ पे होस्टाइल। होस्टाइल का क्या मीनिंग होता है? समवन हु इज नॉट फ्रेंडली, जो आपसे लड़ने के लिए तैयार हो, नॉट फ्रेंडली। इसका अब हमें क्या करना है? सिनोनिम पता करना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? प्लेजेंट। प्लेजेंट क्या होता है? हम अक्सर बोलते हैं कि आज मौसम तो बड़ा प्लेजेंट है, तो हम क्या बोलते हैं? प्लेजेंट, इंजॉयबल। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि आई फाइंड हिज और हर कंपनी प्लेजेंट, इंजॉयबल, आनंददायक। और हम बोल सकते हैं सुखद और मनमोहक। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल क्या होता है? हॉस्पिटलिटी से जुड़ा हुआ। हॉस्पिटेबल क्या होता है? मेहमान नवाज, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो, कोई भी व्यक्ति होता है उसकी तरफ जनरस रहता है। जनरस मीन दयालु, गेस्ट की तरफ भी और स्ट्रेंजर्स की तरफ भी। नेक्स्ट वर्ड एम्फेटिक। एम्फेटिक किससे बना हुआ है? एम्पैथी से। तो एम्फेटिक क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो लोगों की फीलिंग्स को समझता है और उनको फील भी करता है।
उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फेटिक। नेक्स्ट वर्ड है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली पता है, बिल्कुल भी जो फ्रेंडली नहीं हो। तो अब हमें करेक्ट सिनोनिम पता करना है हॉस्टाइल का। तो प्लेजेंट तो इसका सिनोनिम हो नहीं सकता है, ये तो एंटोनिम हो गया। हॉस्पिटेलेबल भी नहीं होगा, एम्फेटिक नहीं होगा। इनफेक्ट ये जो तीनों हैं ये इसके वेरिंग डिग्री में क्या हो सकते हैं, इसे सिनोनिम हो सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A person who believes that laws and governments are not necessary. एक ऐसा व्यक्ति जिसका मानना है कि कानून और सरकार की जरूरत ही नहीं है, वो एंटी गवर्नमेंट है, वो एंटी स्टेब्लिशमेंट है। तो फर्स्ट वर्ड है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट हम पिछले सब वीडियोज में देख सकते हैं। एंटागोनिस्ट मीन विलेन, कोई ऐसा एक व्यक्ति जो स्टोरी का मेन हीरो है उसको अपोज करता है, उसके अपोजिंग आइडियाज है उसके पास में। नेक्स्ट एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट क्या होता है, इसको आप वैसे ही अगर आपको हेल्प चाहिए तो इसको रूट वर्ड्स में डिवाइड कर लीजिए, एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट क्या होगा, एक लार्ज डीमन होता है जो बहुत ही पावरफुल होता है और गॉड के अगेंस्ट होता है, जो गॉड के अगेंस्ट में होता है। तो एंटी क्राइस्ट। अनार्किस्ट। अनार्किस्ट क्या होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बोलना है कि जो जितने भी लॉज हैं, गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। और एडवर्सरी, अगेन एडवर्सरी क्या होता है, अपोनेंट। कोई भी गेम में हमारा अपोनेंट होगा या फिर वॉर होगा तो हमारा एनिमी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्सरी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, एनार्किस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate antonym of the underlined word. The word is I understand your plight. plight का क्या मीनिंग होता है, डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन। डेंजरस एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे माइग्रेंट्स को मूव करना पड़ा था, माइग्रेंट लेबरर्स थे, तो उनके लिए इट वाज ए प्लाइट, उनके लिए डेंजरस सिचुएशन थी कि उनने कुछ रास्ते के अंदर रेस्टोरेंट या नए कुछ खाने के लिए कुछ ढाबे वगैरह खुले थे, नए कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी लोग इधर से उधर मूव कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट क्या होता है, प्रेडिकामेंट का मीनिंग होता है एम्बेरेसिंग सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन। एम्बेरेसिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन। कोई दुविधा अगर किसी के सामने हो तो उसको हम बोलेंगे प्रेडिकामेंट। अगेन डायलेमा का तो मीनिंग पता ही है, किसी के सामने दुविधा। किसी के पास दो या दो से ज़्यादा ऐसे ऑप्शन है जिनमें से कोई भी सुटेबल नहीं है बट फिर भी उसको काम करना है, तो वो दुविधा बोलेंगे। अगेन क्वांड्री। क्वांड्री भी इन्हीं का सिनोनिम है। क्वांड्री का क्या मतलब होता है, कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी। किसी भी व्यक्ति के सामने कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि उसको कैसे क्या पाथ फॉलो करना है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडवांटेज। एडवांटेज हमें बताइए। इसका एंटोनिम क्या होगा, इनफैक्ट देखा जाए तो प्रेडिकामेंट, डायलेमा और क्वांड्री ये तीनों तो इसके सिनोनिम ही हो गए किसी वायरिंग डिग्री में। कि प्लाइट क्या होता है, डेंजरस सिचुएशन, और दोनों तीनों तो सबका मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, एडवांटेज। कि यहाँ पे मजदूरों के पास क्या था, देवर इन ए प्लाइट, नाउ दे हैव एडवांटेज। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फर्स्ट वर्ड है एवेरिस, एडवर्स, बीज एंड एडमोनिस। सो एवेरिस में ही मिस्टेक है। एवेरिस क्या होता है, AVARIC। एवेरिस क्या होता है, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर मनी, मनी के लिए बहुत बड़ा लालच, उसको हम बोलते हैं एवेरिस। सेकेंड एडवर्स। एडवर्स पता ही है हमें, हम स्थिति हमारी एडवर्स थी, ADVERS, स्पेलिंग एकदम सही है। बीज, बीज क्या होता है, कलर होता है, खाकी से मिलता जुलता है, बीज कलर। और एडमोनिस, एडमोनिस क्या होता है, टू स्कोल्ड समवन, किसी को डांटना। तो इसकी स्पेलिंग एडमोनिस बिल्कुल सही है, एडमोनिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए AVARICE। क्वेश्चन नंबर 9,
Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A sentimental memory of the past. अब क्या पूछा है? मेमोरी ये कैसी है? सेंटिमेंटल. सेंटिमेंटल मीन्स इमोशन से जुड़ी हुई, बंदा इमोशनल फील कर रहा है, और किससे रिलेटेड है? पास्ट से रिलेटेड है. तो फर्स्ट वर्ड क्या है? हिस्टेरिया. हिस्टेरिया का क्या मीनिंग होता है? स्टेट ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट और फियर. और उससे क्या होता है? पर्सन में फील पैनिक्ड और पर्सन में फील अनकंट्रोल्ड. जैसे ड्रग्स के बाद बंदा हिस्टेरिक फील करता है, वो इतनी एक्साइटमेंट में चला हो जाता है, इतना अनकंट्रोल हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है. नेक्स्ट वर्ड क्या है? नोस्टैल्जिया. नोस्टैल्जिया मीनिंग डीप फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर पास्ट. आप कोई फोटो देख रहे हो, आपको कोई पुरानी फोटो मिली, तो आप उस मेमोरीज में चले गए कि यार उस टाइम में कॉलेज में हम ये सब किया करते थे. तो जो पास्ट की फीलिंग होती है, अफेक्शन की फीलिंग होती है, तो उसको बोलते हैं नोस्टैल्जिया. मेनिया हमें पता है पागलपन, तो ये तो कोई फीलिंग ही नहीं है, यहाँ पे रिलेवेंट ही नहीं है पागलपन. एंड यूफोरिया. यूफोरिया बहुत अच्छा वर्ड है. यूफोरिया क्या मीनिंग होता है? एक्सेसिव एक्साइटमेंट, एक्सेसिव हैप्पीनेस. बट ये कोई नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता है यूफोरिया. तो सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली विल बी नॉस्टैल्जिया. ऑप्शन नंबर 2. Okay. Question number 10. Select the sentences that contains no spelling errors. The mall road of our city is always teeming with street vendors. तो teeming की spelling हमें पता है ये नहीं होती है. The mall road की spelling city is always teeming, ये spelling भी correct नहीं है. The mall road of our city is always timing हो गया ये तो correct option क्या होगा? teeming with. Correct spelling क्या है? teeming. और टीमिंग के साथ में हमेशा क्या यूज होता है? विथ. तो टीमिंग विथ का क्या मीनिंग होता है? फुल ऑफ, क्राउडेड. मीन्स जो मॉल रोड है हमारी सिटी, वो हमेशा स्ट्रीट वेंडर से खचाखच भरी रहती है, उसको हम बोलते हैं टीमिंग विथ. बिजी, बिजी भी बोल सकते हैं इसको. या फिर एक नेक्स्ट वर्ड है, इसका एक और वर्ड है, उसको बोलते हैं स्वार्मिंग. ये भी एक्सेप्ट हो जाता है. स्वार्मिंग मीन्स फुल ऑफ पीपल. टीमिंग. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. Question number 11. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. She might have completed her research by that time. तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट क्या है? she, और ऑब्जेक्ट क्या है? her research. ये क्या है? ऑब्जेक्ट. और have completed ये क्या है? फ्रेजल वर्ब. तो हम क्या करेंगे? अब हमें एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हम पहले ले लेंगे, तो क्या आएगा? हर रिसर्च. अब माइट हैव यहाँ पे है, तो माइट हैव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय दैट टाइम. तो क्या सेंटेंस बनेगा? हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय दैट टाइम. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हर रिसर्च माइट बी कंप्लीटेड. हैव बीन, हैव तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. हैड कैसे आ गया? हर रिसर्च माइट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय दैट टाइम. दिस इज करेक्ट आंसर. और हर रिसर्च माइट हैव कंप्लीटेड, बीन आना चाहिए, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन ही होगा. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3. अगेन क्वेश्चन नंबर 12. Select the most appropriate antonym of the underlined word. Lucy presented a lucid account of her achievements before the committee. Lucid क्या होता है? Clear, explained well. इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि सामने वाले को समझ में आ जाए आसान भाषा में. तो लूसिड ने जो उसके अचीवमेंट्स थे उसके बारे में इस तरीके से कमेटी को बताया कि सबको सब समझ में आ गया. तो अब लूसिड वर्ड का क्या है मीनिंग? क्लियर. तो इसका हमें क्या करना है? एंटोनिम पता करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्डरली. ऑर्डरली मतलब सही तरीके से, सही ऑर्डर में.
नेक्स्ट वर्ड एम्बिगुअस। एम्बिगुअस हम बहुत बार देख चुके हैं। एम्बिगुअस मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जिसका मीनिंग अस्पष्ट हो, या भी कोई सेंटेंस हो जिसका मीनिंग अस्पष्ट हो, या डबल मीनिंग हो जिसके, या फिर एकदम जो कुछ न कुछ कन्फ्यूजन हो उसमें। इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल भी वो होता है कि जो अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, कोई भी इजीली अंडरस्टैंडेबल। और ट्रांसपेरेंट भी यही होता है, ट्रांसपेरेंट जो है वैसा का वैसा, तो वो भी समझ में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑर्डरली तो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा नहीं, इंटेलिजिबल भी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा, ये तीनों तो इनफैक्ट इसके सिनोनिम है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, एम्बिगुअस। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। irreverent behavior towards anything held sacred or concerning God। irreverent behavior, irreverent क्या होता है? IR प्लस reverent क्या होता है? reverent होता है आदर। जैसे भी गॉड होते हैं, कोई अपनी सोसाइटी के ओल्डर मेंबर्स होते हैं, तो हमारे लिए उनके मन में रिवरेंस रहती है, आदर रहता है। तो इररिलेवेंट क्या होगी? अनादर। कोई भी चीज़ जिसको हम पवित्र मानते हैं या फिर भगवान से जुड़ी है, उसके प्रति अनादर व्यवहार को क्या बोलते हैं? जिसमें आदर नहीं हो उस व्यवहार को क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट वर्ड है एग्नोस्टिसिज्म। तो मैंने फ्रेंड्स आपको एक थीज्म रूट वर्ड का वीडियो मैंने डाला है, उसके अंदर ये सारे वर्ड्स मैंने कवर किए हैं। अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में से जाके रूट वर्ड्स की इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि एक कंटिन्यूजम में क्या होता है, एक तरफ थीज्म लोग हैं, एक तरफ एथीज्म लोग हैं। एथीज्म की फिलोसफी क्या बोलती है कि गॉड है, गॉड में लोग भरोसा करते हैं। एथीज्म में क्या बोलते हैं, लोग गॉड में भरोसा ही नहीं करते। और एक बीच में होता है एग्नोस्टिक और एग्नोस्टिसिज्म। तो वो क्या बोलते हैं कि हो सकता है भगवान हो और हो सकता है गॉड हो, बट उसको प्रूव कर पाना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो एग्नोस्टिसिज्म क्या हो गया कि एक ऐसा थॉट कि भगवान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हम उसको प्रूव कर पाना मुश्किल है। सेकंड पैनथीज्म है। पैन प्लस थीज्म। थीज्म क्या होता है? रिलेटेड टू गॉड। पैन मीन्स हर जगह। तो उसका मानना है कि पैनथीज्म की फिलोसफी क्या बोलती है कि गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है भगवान और हर चीज़ में भगवान है, उसको बोलेंगे पैनथीज्म। थीज्म में ऑलरेडी बता चुका, थीज्म मीनिंग ऐसी फिलोसफी जो भगवान में भरोसा करती है, आस्तिकवाद। और ब्लास्फेमी क्या हो गया? ब्लास्फेमी क्या होता है कि अगर जो भी चीज़ आपकी पवित्र है उनके बारे में उनका अपमान करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, एग्नोस्टिसिज्म हो नहीं सकता, पैनथीज्म हो नहीं सकता, थीज्म नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम of the underlined word in the given sentence। Israel has been a staunch ally of the United States। इसराइल क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स का एक पक्का अलाई है। अलाई मीन्स मित्र देश, जो युद्ध में काम आए, साथ दे। जैसा कि अभी जो फिलहाल की जो लड़ाई चल रही है, तो उसमें हम देख सकते हैं। तो स्टोन्स का क्या मीनिंग होता है? स्टोन्स का मीनिंग होता है वेरी लॉयल। अडिग, जिसका स्टैंड डिग नहीं हो, जो अडिग हो, और डिवोटेड। डिवोटेड भी हम बोल सकते हैं। तो जो हमेशा ही उस बंदे का साथ देगा उसको बोलेंगे स्टोन्स। तो इसके करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है रिजोल्यूट। तो रिजोल्यूट का भी मीनिंग क्या होता है? अनवेवरिंग, जो अपना स्टैंड कभी चेंज नहीं करता, अनवेवरिंग। और क्या बोल सकते हैं? फर्मली डिटरमाइंड, कि वो भी दृढ़ निश्चय करके उसने कि उसका क्या स्टैंड है। केयरलेस तो हमें पता ही है, लापरवाह। कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन के साथ जो डाउट में रहता है, संशय में रहता है। अनस्टडी, अनस्टडी का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? जो नॉट स्टेबल है, जो अनरिलायबल है। कोई भी ऐसा व्यक्ति है वो अनस्टडी है, उसकी बात पे हम रिलाई नहीं कर सकते। वो हमें कभी हमारी हेल्प कर भी सकता है और कभी नहीं भी कर सकता। सो हमें क्या स्टोन्स का एंटोनिम पता करना है। तो रिजोल्यूट तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा।
केयरलेस तो कोई इस वर्ड से खास रिलेवेंस नहीं है, कन्फ्यूज भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अनस्टडी। Question number 15. Identify the option that rectifies the underlined spelling error in the given sentence. The boys of our class have reported that considerable progress in the implementation of their policies has been made. Implementation वर्ड में क्या सही स्पेलिंग होनी चाहिए? तो ये तो हमें वैसे ही पता होनी चाहिए, इसमें क्या एक्सप्लेन करने जितना है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट की स्पेलिंग क्या होता है? IMPLE, इम्प्ली, MEN, मेंटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। Question number 16. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A person who abandons his religion. एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजन को क्या करता है? अबेंडन कर देता है। अबेंडन के लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? forsake। जो व्यक्ति अपने रिलीजन को छोड़ देता है, अपने रिलीजन को त्याग देता है। तो फर्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट हमें पता है वर्ड किससे बना है? रूट वर्ड ईगो से बना है, ईगो प्लस टिस्ट। तो ईगोटिस्ट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ही ज्यादा अहंकारी है, उसको हम बोलेंगे ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड प्रीस्ट पता है हमें क्या होता है? पुजारी। एथिस्ट हमें पता ही है, अनास्तिक। अनास्तिक नहीं, सॉरी, नास्तिक, जो गॉड में भरोसा नहीं करता है। तो नेक्स्ट वर्ड बचा है कि अपोस्टेट। अपोस्टेट क्या होता है? धर्म त्यागी, जिसे अपना धर्म छोड़ दिया है। तो एथिस्ट क्या होता है? जो शुरू से ही भगवान में नहीं मानता था। अपोस्टेट क्या होता है? जो पहले किसी धर्म में भरोसा करता था, अब उसने धर्म को छोड़ दिया है। तो ऑब्वियसली आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17. The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. तो नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो अलग अलग सेगमेंट्स है उसमें किस में एरर है ये हमें पता करना है। दर्शन wished he had not went to the theme park in the first place. दर्शन ने विश किया, आशा की कि वो थीम पार्क में जाता ही नहीं पहली प्लेस में। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या एरर है? ये तो हम देखने से बताते हैं कि क्या वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पे ही के बाद में क्या हैड हो रहा है? हैड नॉट। अब हमें पता है हैज और हैव के साथ क्या होता है? कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। तो वेंट तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, गो, वेंट एंड गोन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या एरर क्या है? वेंट में एरर है, गोन यूज होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेंट की जगह क्या आना चाहिए था? गोन। Question number 18. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Who stole my tickets? कितना सिंपल है। आपके जो कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे ना एक्टिव टू पैसिव की, तो उसमें अगर छोटा सेंटेंस हो या बड़ा सेंटेंस हो, आपको किसी में भी गलत नहीं आएगी। जो एक्टिव एंड पैसिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इनको सही करना सबसे आसान रहता है। सो हु स्टोल माई टिकट्स, तो हमें पता है कि जब कोई भी वर्ड हु से स्टार्ट होगा तो क्या हम हु को किस में कन्वर्ट कर देंगे? बाई हुम। अब ये क्या है? पास्ट टेंस की बात कर रहा है तो क्या आएगा? वर माई टिकट्स। पास्ट में तो क्या आ जाएगा? स्टोलन। बाई हुम वर माई टिकट्स स्टोलन। सो माई टिकट वाज स्टोलन, माई टिकट्स गोट स्टोलन, बाई हुम वर माई टिकट्स स्टोलन विल बी करेक्ट ऑप्शन। माई टिकट्स वर स्टोलन बाई हु। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। हु से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली पैसिव किससे स्टार्ट होगा? बाई हुम। Question number 19. Sentences of a paragraph are given below in a jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. So, though a subtle analysis, Woolf raises certain concerns regarding discrimination against women in a male-dominated society. Wolf ये क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। वुल्फ क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। उसने एक सटल एनालिसिस के द्वारा, सटल क्या होता है? जो आसानी से नोटिस नहीं की जा सके, सूक्ष्म हो, तो उसने एक एनालिसिस के द्वारा कुछ सर्टेन कंसर्न्स
निकाले हैं, रेज किए हैं, किसके रिगार्डिंग? डिस्क्रिमिनेशन इन वीमेन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जो पुरुषों द्वारा रूल्ड सोसाइटी है उसके अंदर औरतों के साथ अत्याचार होता है, ऐसा वोल्फ की सटल एनालिसिस में उसने पॉइंट्स रेज किए। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन वीमेन एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी। ये जो वीमेन के अंदर फ्रीडम की एक्सप्रेशन होना चाहिए एंड जो उनका ह्यूमन डिग्निटी और इक्वलिटी का राइट है उसके भी खिलाफ है। इन शेक्सपियर्स सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ वीमेन। प्लाइट हमने देखा ही है, दुविधा इन विमेन सोसाइटी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। अभी ये वर्जीनिया वुल्फ फुल नेम आ गया यहाँ पे। वर्जीनिया वुल्फ में आपने या तो शेक्सपियर सिस्टर या तो बुक होगी या आर्टिकल होगा, तो उन्होंने इस बुक के आर्टिकल में क्या किया? एक्सप्लोर किया है। क्या क्या एक्सप्लोर किया है? विमेन की दुर्दशा कहाँ पे? इंग्लैंड की सोसाइटी में ड्यूरिंग 15वीं और 16वीं शताब्दी में। डी इज इट इज अगेंस्ट द डिनाइल ऑफ एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड एंड वोलेंस अगेंस्ट वीमेन। कि जो सब उस टाइम पे सोसाइटी थी वो लड़कियों को एजुकेशन के लिए मना करती थी और अक्सर औरतों के खिलाफ हिंसा होती थी। तब हमें देखना है कि इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो फर्स्ट BACD, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन वीमेन एंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। अब इट इज ऑल्सो आ गया है, मतलब इससे पहले भी कोई सेंटेंस आएगा तो यहाँ से तो हमारा पैसेज स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो दिस इज अनलाइकली, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इज अगेंस्ट द डिनाइल ऑफ एजुकेशन टू द गर्ल चाइल्ड एंड वोलेंस अगेंस्ट वीमेन। फिर है इन शेक्सपियर सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ वुमेन सो एंड उसके बाद इट इज ऑल्सो अगेंस्ट, तो ये भी हमें यहाँ पे कुछ इसकी कंटिन्यूटी बनती हुई दिख नहीं रही है। नेक्स्ट ऑप्शन, थ्रू ए सटल एनालिसिस वुल्फ raises certain concerns regarding discrimination against women in a male-dominated society. It is against the denial of education to the girl child and violence against women. It is also against the need for freedom of expression in women and the right to human dignity. And फिर बोला इन शेक्सपियर सिस्टर। तो अब हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर एकदम सही है। बस जो ये सेंटेंस जो सी है, सी मुझे लगता है एंड में नहीं फर्स्ट में आना चाहिए। कि सबसे पहले वो एक प्रीमाइस देगा कि वर्जीनिया वुल्फ में एक ऐसा आर्टिकल लिखा, उसमें वीमेन के बारे में ऐसा ऐसा लिखा, फिर उसके साथ ये भी होता था, ये भी होता, ये भी होता था। तो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले पैसेज का इंट्रोडक्शन किससे होगा? स्टेटमेंट सी से। इन शेक्सपियर्स सिस्टर वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्स द प्लाइट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी। कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में वर्जीनिया वुल्फ में इंग्लैंड की सोसाइटी को एक्सप्लोर किया। अब उसके बाद में क्या आएगा? सटल एनालिसिस के थ्रू उसने पता किया कि औरतों के साथ अत्याचार होता था। फिर ये नोटिस हुआ, फिर इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द नीड, फिर ये नोटिस हुआ और हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. A person who hates and avoids other people. एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे ही लोगों को हेट करता है और उनको अवॉइड करता है। सो फर्स्ट वर्ड इज मेसोचिस्ट, मेसोकिस्ट। तो मेसोकिस्ट क्या होता है? मेसोकिस्ट तो एक ऐसा व्यक्ति होता है कि हु एंजॉयज बीइंग हर्ट, जो अपने ही दुख में खुश रहता है, खुशी रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेसोकिस्ट। अपने ही कष्ट में सुख अनुभव करने वाला व्यक्ति। या फिर ए पर्सन हु फाइंड सेटिस्फैक्शन इन हिज ओन सफरिंग। सेकंड क्या? परवर्ट। परवर्ट हमें पता है, परवर्ट क्या होता है? विकृत मानसिकता। हम बोलते हैं ही इज परवर्ट या परवर्जन ऑफ सोसाइटी, विकृत मानसिकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच बाकी सब लोगों को घृणित लगती है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हर्मिट। हर्मिट क्या होता है? संत तपस्वी। जो व्यक्ति क्या करता है? लोगों के बीच में नहीं रहता है, छोड़ के एकांत में रहता है और वहाँ पे अपनी जिंदगी व्यतीत करता है। एकांतवासी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है मिसएंथ्रोप। इसको कैसे रूट वर्ड्स में डिवाइड करेंगे? मिस प्लस एंथ्रोप। एंथ्रोप क्या है? रिलेटेड टू मैन। एंथ्रोपोलॉजी हम जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो एंथ्रोप का रूट वर्ड क्या मीनिंग होता है? मैन, और मिस मीन्स हेट करना। तो ऐसा व्यक्ति जो
बाकी लोगों को ही हेट करता है उसको हम बोलते हैं मिसएंथ्रोप। बाकी लोगों को जो हेट करता है उनको अवॉइड करने की कोशिश करता है, उनसे मिलना नहीं चाहता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि जितना बड़ा अगर पैसेज होगा तो उसको देख के डरना नहीं है, जितना बड़ा होगा उतना ही वो पैसेज ईजी होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा सेंटेंसेज है पैसेज की थीम को समझने के लिए। अगर जितना छोटा सेंटेंस, जितना पैसेज छोटा होगा उतना ही डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए पैसेज की थीम को समझना। तो ह्यूमन लाइफ इज़ डेस ए यूनिक ब्लेसिंग। इंसान की लाइफ है वो एक ब्लेसिंग है अपने लिए आशीर्वाद है। विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डेस ऑफ द सेल्फ। जो ये ब्लेसिंग है वो खुद किस पे डिपेंड करती है? डेस ऑफ द सेल्फ। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन नाइदर हैव पीस नॉर कैन ही फोस्टर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ऐसा व्यक्ति जिसको खुद के बारे में अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं है, वो न तो उसको शांति मिलेगी और ना ही वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब बाकी लोगों के साथ, बाकी जीवों के साथ पीसफुली नहीं रह पाएगा। वी हैव टू लिंक आवर सोल विद गॉड। हमें अपनी आत्मा को भगवान के साथ मिलाना होगा। एंड बॉडी विथ फिजिकल वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस, और हमारी बॉडी को पूरी दुनिया फिजिकल वर्ल्ड के साथ। डेस द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। ये जो फॉर्मलेस गॉड है, फॉर्मलेस क्या होगा? निर्रूप, ऐसा जिसका भगवान का कोई फिक्स रूप नहीं है। जो फॉर्मलेस गॉड है वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमारा दिमाग क्या होता है? वेंडर्स क्या होता है? वेंडर क्या होता है? भटकना। वेंडर भटकना, गो हियर एंड देयर, वेंडर्स वेर एवर इट गोज। इसलिए हमारा दिमाग जहाँ भी जाता है वहाँ भटकता है। डेस, इसलिए वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, क्योंकि हम भगवान की कोई एग्जैक्टली फॉर्म नहीं है और हमारा माइंड जहाँ जाता है वहाँ भटकता है, इसलिए हम डिवाइन भगवान के प्रति अपना प्यार नहीं डेवलप कर पाते। एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट्स ऑफ हेवन डेस मल्टी कलर्स कलर्ड फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रिज्म ऑफ मैन एंड लूजेज इट्स ग्रेविटी। और जो धर्म है, जो हेवन की लाइट के हिसाब से, जो जैसे प्रिज्म एक लाइट को क्या करती है? फ्रेगमेंट करती है अलग अलग कलर्स में, वैसे ही मैन अपना फोकस लूज कर देता है। तो इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग इट बिकम्स ए मेजर डिवाइडिंग फोर्स। तो वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन है वो क्या करते हैं? लोगों को यूनाइट नहीं करते हैं, डिवाइड करने लग जाते हैं। सो फ्रेंच का एक फ्रेंच फिलोसोफर था टेलहार्ड डी चार्डिंग, इसके नाम था थिंकिंग डीपली ऑन द मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप विद द डिवाइन एक्सपाउंड्स। एक्सपाउंड्स का क्या मीनिंग होता है? एक्सप्लेन इन डिटेल्ड। एक्सपाउंड्स मीन्स कोई चीज़ को खुल के विस्तार से समझाना। कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स हैविंग ए स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वो बोलता है कि हम मनुष्य, ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है, जबकि हम आध्यात्मिक बीइंग ही है, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं जो जिन्हें मनुष्य लाइफ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। सो क्वेश्चन नंबर 21, अब देखिए बहुत ही फिलोसॉफिकल सा पैसेज दिया है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। ह्यूमन लाइफ इज डेस ए यूनिक ब्लेसिंग, इज कंसिडरिंग ए यूनिक ब्लेसिंग। ये तो सेंटेंस में आई होगा नहीं। टू कंसिडर, नो, कंसिडर। तो करेक्ट आंसर विल बी कंसिडर्ड। जनरल सेंटेंस बोल रहा है कि ह्यूमन लाइफ इज कंसिडर्ड ए यूनिक ब्लेसिंग। मनुष्य की लाइफ होती है वो एक यूनिक ब्लेसिंग की तरह कंसिडर की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 22, select the most appropriate option to fill in blank number 2. So human life is considered a unique blessing which in turn depends on the days of the self, witness of the self, witness खुद की गवाही क्या होगी, known to the self, awareness of the self और aware। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? awareness of the self। human life is considered a blessing which in turn depends on the awareness of the self। अब ये awareness का वर्ड आप यहाँ से भी रियलाइज कर सकते हो। आगे नॉट अवेयर की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे अवेयरनेस ही होगा। सो ऐसा व्यक्ति जिसको जो अवेयर है वो ही ह्यूमन लाइफ को ब्लेसिंग की तरह मान सकता है, उसके लिए ही लाइफ ब्लेसिंग है।
So he who is not aware of the self can neither have peace nor can he foster peaceful coexistence. We have to link our soul with God and body with physical world for substance. Dash, the formless God is invisible to the naked eye. Our mind often wanders wherever it goes. Since, okay, ये हो सकता है कि चूंकि जो फॉर्मलेस गॉड है वो हमारी नग्न आंखों से दिखता नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग जहाँ पे जाता है भटक जाता है. फ्रॉम तो यहाँ पे ठीक है, रिलेवेंट लग नहीं रहा है. एज पर द फॉर्मलेस गॉड नहीं, फॉर द फॉर्मलेस गॉड नो. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Question number 24. Select the most appropriate option to fill in blank number 4. Dash, okay. We are unable to develop any love for the divine. यहाँ पे क्या बोला था? We have to link our soul with the God and body with the physical word for substance. Since the formless God is invisible to the naked eye, our mind often wanders. क्योंकि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, फिक्स फॉर्म नहीं है और हमें आंखों से नहीं दिखता है, इसलिए हमारा दिमाग इधर उधर भटक जाता है. अब यहाँ पे आएगा डेस वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन. तो यहाँ पे कोई सेंटेंस आएगा जो इस नेगेटिव पार्ट को एज ए कॉन्सिक्वेंस की तरह दिखाई, वर्ड की तरह होगा. तो एज ए रिजल्ट ओके हो सकता है. एज ए रिएक्शन तो यहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट वर्ड नहीं है. एज ए रिजल्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. कोजिंग के बाद में तो कोमा भी आ रहा है ना, हमें इसको भी ध्यान रखना है. तो कोजिंग के बाद कोमा तो सेंस बनता नहीं. एंड एज ए रीजन भी नहीं है, ये तो रिजल्ट हो रहा है. तो हमें सबसे अच्छा रिलेवेंट वर्ड क्या है? एज ए रिजल्ट. सो एज ए रिजल्ट वी आर अनएबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन. क्योंकि भगवान को हम देख नहीं सकते और उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, हमारा दिमाग इधर उधर भटक जाता है और हम भगवान के प्रति अपना प्यार डेवलप नहीं कर पाते. एंड रिलीजन, क्वेश्चन नंबर 25, हमें ब्लैंक नंबर 5 को पता करना है. एंड रिलीजन लाइक द वाइट लाइट्स ऑफ हेवन डैश मल्टीकलर्ड फ्रेगमेंटेशंस by the prisms of man and loses its gravity. So breaks into, break into, breaks to, break from and breaks into. So in religion like the white light of heaven break into multicolored fragmentations by the prism. कि जो हेवन की वाइट लाइट है वो क्या करेंगी, किस में ब्रेक होंगी? मल्टीकलर्ड फ्रेगमेंटेशन में होंगी. और प्रिज्म यहाँ पे क्या है? लोगों के अलग अलग प्रिज्म है, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग प्रिज्म है. सो एक ऑप्शन होता है ब्रेक इनटू, बट यहाँ पे क्या? एंड द रिलीजन लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवन्स. यहाँ वाइट लाइट्स ऑफ हेवन होती तो हम ब्रेक यूज करते. अगर यहाँ पे वाइट लाइट है तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रेक्स यूज करेंगे. तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं. ब्रेक्स टू रिलेवेंट नहीं है, ब्रेक्स फ्रॉम नहीं, तो ब्रेक्स इनटू क्या करता है? हेवन की जो वाइट लाइट है वो ब्रेक्स इनटू मल्टी कलर्ड फ्रेगमेंटेशंस. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. सो फ्रेंड्स, यही थे आज का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ में इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगले वीडियोस बनाने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.